आप सभी का एक बार फिर से अलख परिवार स्वागत करता है। साथियों, प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में पिछली कक्षाओं में हमने कुषाणु, शकों और पहलुओं मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में आज गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि ज्ञात है, कुषाणु के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य गणतंत्र एवं राजतंत्र में विभाजित थे। प्रमुख राजतंत्रों में नागवंश, जो मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में था, इसके अलावा आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश आदि शामिल थे। ऐसे ही समय में मगध में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। ये जो गुप्त राजवंश था, संभवतः ये कुषाणु के सामंत थे। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत दिए गए, जिनमें से कुछ मत निम्नलिखित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मत है आपके काशी प्रसाद जायसवाल का मत। गुप्तों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण मत काशी प्रसाद जायसवाल का मत। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त सम्राट जाट जात के और मूलतः पंजाब के निवासी थे। उनका यह मत कौमुदी महोत्सव नाटक के पात्र चंडसेन के कारस्कार कहलाए जाने पर आधारित है। जायसवाल के अनुसार कारस्कार लोग पंजाब के वासी माने जा सकते हैं। चंडसेन की पहचान वे चंद्रगुप्त प्रथम से करते थे, परंतु यह मत मान्य नहीं है। गुप्तों की उत्पत्ति से रिलेटेड जो दूसरा मत है हमारा, वह गौरी शंकर ओझा का मत है। गौरी शंकर ओझा गुप्तों को क्षत्रिय मानते हैं और अपने प्रमाण स्वरूप परवर्तीकालीन गुप्तों के अभिलेख प्रस्तुत करते हैं, जिनमें गुप्त शासकों को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहा गया है। गुप्तों की उत्पत्ति से रिलेटेड हमारा जो तीसरा मत है वो राय चौधरी जी का है। राय चौधरी जी ने गुप्तों को ब्राह्मण कहा है और गुप्तों के धारण गोत्र को ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग की पट्टमहिषी धारणी से संबंधित करके बताया है। ऐसे ही एक मत एलन और अल्तेकर जी का था, जिन्होंने गुप्तों को वैश्य बताते हैं। स्मृतियों के अनुसार नाम के उत्तरांश में गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की विशेषता थी। इसके अतिरिक्त वे गुप्तों के धारण गोत्र पर बल देते हैं। धारण अग्रवाल वैश्यों की एक विशेष गोत्र माना जाता है। अधिकांश विद्वान जो हैं गुप्तों को वैश्य मानते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक में श्री गुप्त का नाम आता है। श्री गुप्त और इनके बाद जो शासक बनते हैं घटोत्कच बनते हैं, जिन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। बात करते हैं गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की, जिनका नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका कार्यकाल 319 ईस्वी से 334 ईस्वी माना जाता है, ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त माने जाते हैं, लेकिन जब गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापकों की बात आएगी तो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र में थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इनके पूर्व के जो गुप्त थे और महाराज की उपाधि धारण करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त के जो राजारोहण की जो तिथि 319 ईस्वी को गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इनके साम्राज्य का विस्तार आधुनिक बिहार एवं उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभाग तक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो राजा बनते हैं वो समुद्रगुप्त प्रथम होते हैं, समुद्रगुप्त होते हैं, जिनको पराक्रमांक की नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 335 से ईस्वी से 375 ईस्वी है। इनके सिक्कों पर काच एवं सर्वराजोच्छेत्ता विरुद्ध नाम मिलता है। समुद्रगुप्त की विजय, इसके विषय में जानकारी हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है, जो चंपू शैली में है। से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने आर्यवर्त की विजय की थी। कुल 12 राज्यों पर विजय किया था। पहली बार में इन्होंने 3 राज्यों पर तथा दूसरी बार में 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। प्रयाग प्रशस्त में इन विजयों को आर्यावर्त राज्य प्रसवोद्धरण कहा गया है। दक्षिण पथ की विजय की जानकारी भी प्रयाग प्रशस्त के 19वीं और 20वीं पंक्ति से मिलती है। जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को इन्होंने पराजित किया था और ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। दक्षिण पथ के विजय को धर्म विजय की संज्ञा रायचौधरी ने प्रदान किया था। 8वीं राज्यों का विजय, प्रयाग प्रशस्त की जो 21वीं पंक्ति है वो हमको जानकारी देती है कि समुद्रगुप्त ने 8वीं राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। 8वीं राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जबलपुर तक के वन प्रदेश में फैले हुए थे। परिचारिकीकृत सार्वत्रिक राजस्व की नीति अपनाई थी, अर्थात इनको अपना सेवक बना लिया था। सीमावर्ती राज्यों का विजय, प्रयाग प्रशस्त के 22वीं पंक्ति में हमको समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राज्यों के विजय के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस विजय के बाद उन्होंने सर्व करदान आज्ञा कारण प्रणाम नीति का पालन किया। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनको यह उपाधि विंसेंट स्मिथ ने प्रदान की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है और उनको यह उपाधि विंसेंट स्मिथ ने प्रदान किया था। समुद्रगुप्त ने एक और उपाधि धारण की थी जो कविराज की थी।
समुद्रगुप्त वीणा के प्रेमी थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वशबंधु इनके दरबार में रहा करते थे। समुद्रगुप्त ने गरुड़ प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के, परशु प्रकार के, अश्वमेघ प्रकार के, व्याघ्र हनन प्रकार के और वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला राजा चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इनका कार्यकाल 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवराज या देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य भी कहा जाता था। गुप्त काल का स्वर्ण युग था चंद्रगुप्त द्वितीय का काल। किस गुप्त राजा के काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, के कार्यकाल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी शक्ति को और मजबूत किया। इन्होंने नागवंश की कन्या राजकुमारी कुमेर नागा से विवाह किया। प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था, जो वाकाटक नरेश थे। रुद्रसेन द्वितीय और वाकाटकों और गुप्तों का जो सम्मिलित शक्ति था, इस शक्ति ने शकों का उन्मूलन कर दिया, पूरी तरह से शकों का नाश कर दिया। कदम राजवंश से भी इनके वैवाहिक संबंध होते हैं, जिसके विषय में जानकारी हमको तलगुंड अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त होती है। विक्रमादित्य की जो विजय थी, उसके विषय में हमको दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ से जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य ने बहलीकों और पूर्व में बंग शासकों के विरुद्ध विजय की थी। शकों को भी इन्होंने पराजित किया था। उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को 409 ईस्वी में पराजित किया और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, बारहमिहिर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और वररुच महत्वपूर्ण नाम थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में फयान नामक एक विदेशी यात्री, चीनी यात्री भारत की यात्रा किया था, जिन्होंने मध्य देश का वर्णन निम्न प्रकार से किया। उन्होंने कहा कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ के लोग सुखी और संपन्न थे। फयान के वर्णन में हमें जानकारी मिलती है कि मध्य देश में मृत्युदंड नहीं दिया जाता था और मध्य देश के निवासी किसी प्राणी की हत्या नहीं करते थे। चांडालों के विषय में जानकारी प्रदान करने वाला पहला विदेशी यात्री फयान ही था। क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था और फयान ने अशोक के राजमहल को देवताओं द्वारा निर्मित बताया। विक्रमादित्य ने स्वर्ण सिक्के, जिनको दिनार कहा जाता था, रजत सिक्के, जिनको रुपये कहा जाता, और ताम्र मुद्राएं जारी की थी। तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार और रजत सिक्कों को रुपये कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि सिक्के जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। स्वर्ण मुद्राओं का वर्णन धनुर्धारी प्रकार की जो मुद्रा थी, उस पर श्री विक्रम नाम उत्कीर्ण था, और जो मुद्रा छत्रपति प्रकार की थी, उस पर विक्रमादित्य का नाम वर्णन था। इसके अतिरिक्त पर्यंतक प्रकार की, सिंह निहंता प्रकार की और अश्वरोही प्रकार की मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जारी की हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त राजा बनते हैं, जिनका उपनाम महेंद्रादित्य था। इनका कार्यकाल 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी था। कुमार गुप्त के ही समय में ही सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख किस शासक के समय प्राप्त होते हैं? तो वो कुमार गुप्त के समय में होते हैं। कुमार गुप्त के समय में ही पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था, जिसका जानकारी हमको भीतरीय स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाई थी। कुमार गुप्त कालीन जो अभिलेख थे, वो बिलसड़ का अभिलेख इनका प्रथम अभिलेख था, और दूसरा अभिलेख जो इनका था गढ़वा का था, जो दो शिलालेख थे, जिसमें परम भागवत की उपाधि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कर्मदा का अभिलेख और मानकुमर का अभिलेख, मथुरा का लेख, सांची का लेख और उदयगिरी तथा तुमैन का लेख। बंगाल में धनदेह, दामोदर, बैगराम आदि का ताम्रपत्र लेख प्राप्त होता है। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख कुमार गुप्त के समय में ही प्राप्त होते हैं। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त राजा बनते हैं, जिनका कालक्रम 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी था। स्कंदगुप्त के समय में जो महत्वपूर्ण घटना होती है, वो कि हुड़ों ने आक्रमण किया था। हुड़ों ने स्कंदगुप्त के समय में आक्रमण किया था और हुड़ पराजित हुए थे। स्कंदगुप्त को हुड़ों का विजेता भी कहा जाता है। इसके विषय में जानकारी हमको जूनागढ़ का जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी स्तंभ लेख है, वह प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जो हुड़ों के आक्रमण के विषय में जानकारी प्रदान करता है? वह जूनागढ़ का भीतरी स्तंभ लेख है। किसके समय में हुड़ों ने आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के समय में। सक्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं स्कंदगुप्त, और जिसके विषय में जानकारी हमको कहोम अभिलेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे।
जिनमें भीतरी स्तंभलेख, कहोम लेख और गढ़वा शिलालेख महत्वपूर्ण है। एक नई शैली के सिक्के जारी किए थे स्कंदगुप्त ने, जिनको वृषभ शैली के सिक्के कहते हैं। परवर्ती गुप्त शासकों में पुरगुप्त थे, जिनका कालक्रम 467 से 473 ईस्वी था। इसके बाद बुधगुप्त थे, जिनका कालक्रम 476 से 495 ईस्वी था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण गुप्त शासक होते हैं वह नरसिंह गुप्त होते हैं, जिनको बलादित्य कहा जाता है। बलादित्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया और उनको बाद में छोड़ देते हैं। इसके बाद भानुगुप्त राजा बनते हैं। भानुगुप्त के समय एरण अभिलेख, जिसमें कालक्रम 510 ईस्वी अंकित है, से पता चलता है कि इसका मित्र गोपराज हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से लड़ता हुआ मार डाला गया। उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ यह प्राप्त होता है कि जो ये एरण का अभिलेख होता है, जिस पर कालक्रम 510 ईस्वी वर्ष अंकित है, यह सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला प्रथम अभिलेख है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख सती प्रथा का साक्ष्य देने वाला प्रथम अभिलेख है। भानुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय विष्णुगुप्त शासक होते हैं। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। गुप्तों के पतन के साथ नए वंशों का उदय प्रारंभ हुआ। वल्लभी में मैत्रकों ने स्वतंत्र वंश की स्थापना की। स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश के वर्धन शासकों का राज्य उठ खड़ा हुआ। कन्नौज में मौखरी, बंगाल के चंद्र शासक और मगध में परवर्ती गुप्तों की एक शाखा शासन करने लगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गुप्तकालीन संस्कृत के विषय में जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।